गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, अभी तक हमने हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने कई टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। और इन टॉपिक्स की अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो सबसे पहले हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर किया है। इट मीन्स जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास है उसको डिस्कस किया है। अब देखिए, जो प्राचीन कालीन इंडियन हिस्ट्री है अगर हम उसकी बात करें तो उसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था, समझ गए ना। 3 पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अगर हम बात करें तो द 3 पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वॉज प्री हिस्टोरिक पीरियड, देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और उसके बाद फिर हिस्टोरिक पीरियड। तो तीनों पार्ट्स के अंदर जो जो सब पार्ट्स थे वो मैं बार बार हर एक मैंने आप लोगों को टोटल 12 टॉपिक्स जो हैं उस एंशिएंट पीरियड के कवर कराए हैं। कुल 12 मैंने टॉपिक्स बनाए हैं और उन 12 टॉपिक्स को जब जब मैंने स्टार्ट किया है मैंने हर एक टॉपिक को रिवाइज किया है, बार बार उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसमें हमने स्टोन एज को डिस्कस किया है, फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसमें 2 सिविलाइजेशन हमने पढ़ी हैं जो कि हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक में फिर 2 आ जाएंगी, एक पोस्ट वैदिक और दूसरी ऋग्वैदिक। क्लियर, ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक। और फिर आ जाता है आप लोगों का हिस्टोरिक पीरियड जिसमें कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे महाजनपद पीरियड है जो मूवमेंट हुआ है रिलीजियस, जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म है। और फिर जो है शुरू हो जाता है मगध एम्पायर और उसके सारे राजवंश। तो 7 राजवंश हमें डिस्कस करना होते हैं। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर आ जाती है मौर्य डायनेस्टी। उससे पहले हम मौर्यों के पहले अब पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ते हैं, यानी कि मौर्यों के पहले का पीरियड जिसमें कुछ फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, कुछ विदेशियों के आक्रमण होते हैं। तो वो भी एक टॉपिक आ जाता है आप लोग का। फिर मौर्य डायनेस्टी, और फिर मौर्य डायनेस्टी में 3 महान शासक अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड में फिर से विदेशी आक्रमण आ जाते हैं। और फिर 3 और वंश आते हैं मगध में जो कि कहलाते हैं ब्राह्मण डायनेस्टी, और फिर कुछ फॉरेन इन्वेजन। तो ब्राह्मण डायनेस्टी में फिर सातवाहन डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। शिशुनाग तो पहले आ गई। तो शुंग, सातवाहन और कण्व। इसके अलावा विदेशियों के आक्रमण यहाँ पर फिर से होते हैं जिसमें इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियंस। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शक और यूची जनजातियाँ भी आक्रमण करती है भारत पर, जो सेंट्रल एशिया और चाइना की होती है। फिर आ जाता है एक ऐसा पीरियड जिसमें कुछ खाली टाइम रहता है। इसी में हम कुछ साउथ इंडिया के संगम पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। और फिर जो है एक डायनेस्टी उभर कर आती है। अच्छा, इसी बीच जो हमने यूची जो ट्राइब है उसमें से कुषाण एम्पायर डेवलप होता है, उसी से बिलोंग करता हुआ, तो कुषाण डायनेस्टी। फिर साउथ इंडिया में संगम पीरियड जिसमें चोल, चेर और पांड्य जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और फिर जो है इसके बाद जो है वो आपका आता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। क्लियर, यहाँ से अगर हम बात करें फिर जो टॉपिक्स होते हैं वो आ जाते हैं गुप्त डायनेस्टी या गुप्त एम्पायर। और फिर गुप्त एम्पायर को कंप्लीट डिस्कस करने के बाद पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी को हम डिस्कस करते हैं। और फिर हमारा जो टॉपिक है साउथ इंडिया का वो शुरू हो जाता है। अब साउथ इंडिया के जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें आप लोगों के टॉपिक्स आ जाते हैं 5 हमने डायनेस्टी डिस्कस किए। जैसे जब गुप्त थे तो उनके पैरेलली चलते थे बाकाटक। और फिर आ जाते हैं आपके बाकाटक के डिमोलाइजेशन के बाद चालुक्य में भी 3 होते हैं। सबसे पहले बादामी, वातापी, इन्हीं के पैरेलल चलते हैं पल्लव। फिर जब इनका डिमोलाइजेशन होता है तो फिर राष्ट्रकूट आ जाते हैं और उनके साथ साथ बेंगी का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो एक और चालुक्य जाते हैं बेंगी के, और फिर राष्ट्रकूट चलते हैं, पल्लव चलते हैं। जब दोनों का डिमोलाइजेशन हो जाता है तो फिर आ जाते हैं चालुक्य डबल से कल्याणी के, और इस तरफ आ जाते हैं चोल। समझ गए, इस तरह से 3 चालुक्य, इन्हीं के साथ साथ आ जाते हैं पल्लव और चोल। क्लियर, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और साथ में 3 चालुक्य। तो इस तरह से 5 डायनेस्टी साउथ इंडिया की हमने डिस्कस की। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट 2 ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अभी तक पार्ट 1 था जो कि था एंशिएंट, अब है पार्ट 2 जिसका नाम है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री। क्लियर, तो अब हमारा जो फोकस होगा वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर होगा।
मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, समझ गए ना, पूरा जो फोकस होगा वो मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर होगा। और टाइम जो है वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, या फिर अब मैं वापस से बता देता हूँ। जो टाइम है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का वो 712 से लेकर 1707 तक है। द टाइम पीरियड ऑफ मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री वॉज 712 to 1707 CE, 1707 CE, इट मीन्स कॉमन एरा तक इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहली बात हम ये समझें कि इस टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, इस बीच में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करना होगा। क्लियर। तो हम टॉपिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, पहला जो टॉपिक होगा, फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा अर्ली मीडिएवल पीरियड। अर्ली मीडिएवल पीरियड इट मीन्स पूर्व मध्यकाल। अर्ली मीडिएवल पीरियड का मतलब क्या होगा, पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल की अगर बात की जाए यहाँ पर तो टाइम हम पहले कंसिडर कर लें 712 से 1206 कॉमन एरा तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है अर्ली मीडिएवल पीरियड। अब इसमें आने वाले जो टॉपिक्स हैं अगर उनकी बात करें तो सबसे पहला टॉपिक होता है आपका मुस्लिम इन्वेजन्स, यानी मुस्लिम आक्रमण। और मुस्लिम इन्वेजन में दो इन्वेजन्स हैं जो आप लोगों को डिस्कस करने होंगे। मुस्लिम आक्रमण में कितने आक्रमण होंगे, दो आक्रमण। पहला अरब इन्वेजन और दूसरा तुर्की इन्वेजन। क्लियर। अरब आक्रमण और दूसरा तुर्की आक्रमण। देखिए अरब जो आक्रमण हुआ है ना वो हुआ है 712 में, 712 से आप लोग मोटे तौर पर ये समझ लें 715। किसने किया, तो नाम है मोहम्मद बिन कासिम। किसने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। अरब की साइड से, अरब प्रदेश से आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। हु इन्वेडेड इंडिया इन 712। इन विच पार्ट ही इन्वेड, सो ही इन्वेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ से उसने आक्रमण किया। पंजाब वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, वहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे उनके ऊपर उसने आक्रमण किया था 712 में। क्लियर। और फिर उस रीजन को उसने कैप्चर कर लिया था, लेकिन इंडिया के ही कुछ रूलर्स थे जिन्होंने उसे वापस, या उसकी मौत की जो मिस्ट्री है, उसकी जो मिस्ट्री है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी मृत्यु तो 715 में हो गई। लेकिन उसके बाद जो बाकी के अरबी थे, अरब रूलर्स जो थे वहाँ के, उन्हें इंडियन रूलर्स जो प्रतिहार वंश के, गुर्जर वंश के जो रूलर्स थे उन्होंने वहाँ से क्या किया, बाहर करते गए। और फिर हुआ था तुर्की इन्वेजन, यानी तुर्की आक्रमण। ये हुआ था लगभग 1000 के अप्रोक्सीमेटली, समझ गए ना। 1000 में जो महमूद गजनबी है उसका आक्रमण हुआ था। हालांकि उनके पहले, महमूद गजनबी के पहले भी तुर्की आक्रमण हो चुका था, बट हम महमूद गजनबी से मानकर चलते हैं। 1000 से लेकर 1027 तक उसने 18 आक्रमण भारत पे किए थे। तो ये तो एक टॉपिक आप लोगों का होता है मुस्लिम इन्वेजन, किसमें, अर्ली मीडिएवल पीरियड में। अब इसी पीरियड में, अर्ली मीडिएवल पीरियड में जब ये आक्रमण हुए, ये पहला टॉपिक हुआ। जो दूसरा टॉपिक होगा इस अर्ली मीडिएवल पीरियड में आप लोगों को एक तो डिस्कस करना है मुस्लिमों के आक्रमण, जो हमने यहाँ पे बात की, मुस्लिम आक्रमण। चलो ये बात क्लियर हो गई कि विदेशियों के आक्रमण। अब उस समय पर हमारी क्या स्थिति थी, हमारे देश की क्या राजनीतिक स्थिति, हमारे देश में कौन कौन से राजवंश हुआ करते थे, उनकी बात करें। तो देखिए ये जो टाइम था ना, अर्ली मीडिएवल पीरियड, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, समझ गए। क्योंकि एंशियंट में वर्धन डायनेस्टी को आप पकड़ के चले, उसके बाद लंबे समय तक कोई भी सेंट्रल पावर बनी ही नहीं। कब तक, 1206 तक कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं बनी, जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आई। तो छोटे छोटे राजवंश उस समय पर हुआ करते थे। साउथ इंडिया में क्या था वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, वो भी अर्ली मीडिएवल पीरियड से रिलेटेड टाइम थोड़ा थोड़ा जो मैच होता है, 712 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइम है। छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स हैं, राजवंश हैं, समझ गए। तो देखिएगा इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हम 3 सेक्शन में बात कर लेते हैं, एक नॉर्थ इंडिया, एक डेक्कन और तीसरा होगा साउथ इंडिया, समझ गए।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? इंडियन पॉलिटिकल कंडीशन, है ना। टॉपिक का नाम होगा पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अर्ली मीडिएवल पीरियड। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अर्ली मीडिएवल पीरियड, इट मीन्स पूर्व मध्यकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति। क्लियर हो गई होगी बात, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अर्ली मीडिएवल पीरियड, यहाँ पर देखिए जो टॉपिक होंगे वो होंगे, पहला टॉपिक जो होगा वो होगा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो वहां पे कौन कौन सी डायनेस्टी इस समय पर हुआ करती थी, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नाम होगा राजपूत डायनेस्टी। सबसे पहले कौन से रूलर्स? राजपूत रूलर्स, समझ गए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में कौन से रूलर्स थे? राजपूत। और देखिए राजपूत एक नहीं है, राजपूत ब्रांच एक नहीं है, राजपूतों में कई सारे राजपूत थे, जैसे परिहार, जैसे चौहान या चहमान, जैसे सोलंकी, सिसोदिया, समझ गए ना, गहलबाल। तो दीज आर सो मेनी ब्रांचेस इन राजपूत डायनेस्टीज या राजपूत वंश में काफ़ी सारी शाखाएं हुआ करती थी। अप्रोक्सीमेटली 18 सब ब्रांचेस थी राजपूतों में। क्लियर? तो राजपूत एक जब हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा इसमें डायनेस्टीज होंगी, कई सारी ब्रांचेस होंगी। और जो पहले क्षत्रिय कहे जाते थे वही अब क्या कहे जाते हैं? राजपूत। और ये जो टर्म है ये राजस्थान से जनरेट हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राजपूत है वो राजस्थान में है, और वहीं से ये राजपूत वर्ड या राजस्थान जो नाम है वो राजपूत से ही मिला है। ठीक है, या उस रीजन में राजपूतों का शासन था, धीरे धीरे जो है फैलता गया। दूसरी बात की जाए तो यहीं पर पाल डायनेस्टी एक रूल किया करती थी। पाल वंश जो आप लोगों ने काफी डिस्कस किया होगा अभी तक, जब हम साउथ इंडिया पढ़ रहे थे तो पाल डायनेस्टी बार बार आ रही थी। महिपाल को हराया था शासकों ने, कई सारे शासकों ने, जिसने फिर टाइटल लिया था गंगईकोंडा, समझ गए ना। और एक राजधानी बना दी थी गंगईकोंडा चोलापुरम। तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र चोल प्रथम जिन्होंने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था, तो पाल डायनेस्टी, पाल वंश की एक शासक हुए हैं धर्मपाल, उन्हें भी कई सारे रूलर्स ने पराजित किया था, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। धर्मपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो पाल वंश, ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं जो मैंने अभी बता दिए हैं। इसके अलावा प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी या प्रतिहार डायनेस्टी, ये भी डिस्कस किया है हमने। प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत। क्लियर? इसके अलावा और भी डायनेस्टीज हुआ करती थी, समझ गए। उस समय की हमने 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज लिखी है, इनको भी हम हल्का हल्का से डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई बात नॉर्थ इंडिया की। अब देखिएगा यहाँ पे मैं बात करता हूं नॉर्थ इंडिया के बाद डेक्कन की। दक्कन वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर रूल किया करते थे कौन से डायनेस्टीज के लोग? चालुक्यास। कौन रूल करते थे? चालुक्य। क्लियर? ध्यान रखिएगा, डेक्कन वाले रीजन में रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी? चालुक्यास। इसके अलावा पल्लव, इसके अलावा राष्ट्रकूट। और इन तीनों को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं साउथ इंडिया में, क्योंकि मैं बोल रहा हूं टाइम तो वही चल रहा है ना। इस टाइम को हम बोलते हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड। ये आ जाता है मीडिएवल पीरियड में, हमने डिस्कस कर चुके हैं एंशिएंट में ही, क्योंकि साउथ इंडिया हमने डिस्कस किया हुआ वहां पर। तो ये तीनों वंश हमने डिस्कस कर चुके हैं, चालुक्य डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, समझ गए ना।
चालुक्य जिसमें 3 चालुक्य होंगे, बादामी, वातापी, बेंगी और तीसरे नंबर पे कल्याणी। और पल्लव डायनेस्टी हमने नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, समझ गए ना, सिंह विष्णु जो फाउंडर हैं, सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आ जाते हैं परमेश्वर वर्मन, समझ गए, और फिर आते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड या नरसिंह वर्मन द्वितीय। इस तरह से ये कुछ महान शासकों के मैंने नाम बता दिया आप लोगों को, कौन सी डायनेस्टी के, आपके पल्लव डायनेस्टी की। इसके अलावा राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कृष्णा प्रथम द्वितीय तृतीय, अमोघवर्ष प्रथम द्वितीय तृतीय। फाउंडर की बात की जाए तो दंती दुर्गा। चालुक्य डायनेस्टी की बात करें तो बादामी वातापी में आ जाते हैं पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कुछ महान शासक। इसके अलावा विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, कुछ और इंपोर्टेंट रूलर, समझ गए। इस तरह जो महान शासक हैं वो नाम ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं कौन सी डायनेस्टी की, साउथ की। यहाँ पे हो गया है नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर हो गया डेक्कन। अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। उसी जमाने में, उसी समय पर साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी? दक्षिण भारत की बात हो रही है अब एकदम साउथ इंडिया। इट मींस कि यहां पर आ जाएंगे कौन? चेर, चोल, पांड्य। क्लियर? चेर, चोर और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य, ये डायनेस्टी साउथ इंडिया की। और इनमें से हमने चेर और पांड्य को नहीं डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया है? चोल। पांड्य को हालांकि हल्का हल्का सा चोल पढ़ते समय पर थोड़ा बहुत जिक्र होता है किसका? पांड्य का। हालांकि चेर और पांड्य का अलग है। संगम पीरियड में तीनों को डिस्कस किया था, हालांकि सिर्फ उतना ही कि कैपिटल और जो सिंबल था। जैसे कि अगर हम बात करें चोलों की तो संगम पीरियड में ही पढ़ा था। कैपिटल की बात की जाए या सिंबल की बात की जाए तो चोलों का जो सिंबल हुआ करता था वो हुआ करता था क्या? शेर या टाइगर। टाइगर किसका सिंबल था? चोलों का। चेरों की बात की जाए तो इन्हें केरल पुत्र कहा जाता है और इनका जो सिंबल था वो था क्या? धनुष, समझ गए। और पांड्यों की बात की जाए तो इनका सिंबल क्या हुआ करता था? फिश। क्लियर? तमिल वाले रीजन में रहते थे ये। पूरा ही जो क्षेत्र था उसे तमिलकम कहा जाता था। फिर मीडिएवल पीरियड में, अर्ली मीडिएवल पीरियड में भी इन तीनों डायनेस्टी चलती थी। एंशिएंट में भी चलती थी, अर्ली मीडिएवल में भी। तो वहां पर लेकिन तब हमने इनका जिक्र नहीं किया, हमने किसका जिक्र किया? चोलों का, जो सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी बनी। हालांकि पांड्य भी शक्तिशाली बने 1200 से 1300 के बीच में, पर हमने डिस्कस किया चोलों का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर से आते हैं। फिर चोलों की बात की जाए तो चोलों में कई सारे रूलर्स हुए हैं, जैसे कि विजयालय फाउंडर थे मीडिएवल पीरियड में। उनके बाद फिर आ जाते हैं जैसे आदित्य चोल प्रथम, फिर आ जाते हैं परांतक, और फिर एक अशांत पीरियड शुरू हो जाता है, जैसे 5 शासक आ जाते हैं, सुंदर चोल एक्सेट्रा। और उसके बाद फिर राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, और फिर फिर जो आ जाते हैं राजाधिराज चोल, फिर राजेंद्र चोल द्वितीय, फिर आ जाते हैं आपके राजेंद्र चोल सेकंड के बाद अति राजेंद्र। ये कुछ महान शासक। और फिर आ जाता है लेटर चोल। लेटर चोल में कुलोथुंगा प्रथम, फिर से राजा राज सेकंड, राजेंद्र सेकंड, फिर तृतीय, राजेंद्र थर्ड, लास्ट रूलर हो जाते हैं लेटर चोलास के। तो ये डिस्कशन था आप लोगों का एक टॉपिक, कौन सा? अर्ली मीडिएवल पीरियड। समझ गए? मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है? अर्ली मीडिएवल पीरियड। और अर्ली मीडिएवल पीरियड में दो चीजें हैं जो पढ़नी है। पहला मुस्लिमों के आक्रमण, और दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति। और यहीं से आप लोगों को डिस्कस करना होगा इन राजवंशों के बारे में जो नॉर्थ इंडिया में थे, राजपूत, पाल और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। एक सोलंकी वंश भी चला करता था, समझ गए, जिसमें जो उस समय हमने डिस्कस किया होगा हल्का हल्का सा। सोलंकी डायनेस्टी थी उस समय पर, भीम प्रथम द्वितीय उस डायनेस्टी में रूल किया करते थे गुजरात वाले रीजन में। क्लियर? तो एक सोलंकी डायनेस्टी भी थी और एक चालुक्यास भी थे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे डेक्कन की बात की जाए तो चालुक्यास, पल्लव, राष्ट्रकूट, और साउथ इंडिया की बात की जाए तो चेर, चोल एंड पांड्य। ये तो हो गया आप लोगों का एक टॉपिक। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसमें जो दूसरा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इन सब के। देखिएगा अब यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक है वो है पोस्ट मीडिएवल इंडिया। पोस्ट मीडिएवल इंडिया इट मीन्स उत्तर मध्यकालीन भारत। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? उत्तर
मध्यकालीन भारत। ये था पूर्व मध्यकालीन भारत या पूर्व मध्यकाल, और यह उत्तर मध्यकाल। समझ गए? अब उत्तर मध्यकाल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको हमको डिस्कस करना है। यहां पर भी उसी तरह से डिस्कस करेंगे, नॉर्थ इंडिया, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। समझ गए ना क्या क्या हुआ। और इन्वेजन्स की बात की जाए तो वो भी होंगे, कुछ विदेशी आक्रमण भी होंगे, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। क्लियर? ओवरऑल पहले हम शॉर्ट में टॉपिक्स देख लेते हैं और फिर डीप में तो एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे ही। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा नॉर्थ इंडिया, है ना। ए पे मैं बात कर लेता हूँ, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत। नॉर्थ इंडिया में जो भी टॉपिक्स हैं वो हैं, सबसे पहला दिल्ली सल्तनत, दूसरा जो टॉपिक है वो है राजपूत रूलर्स, या हम राजपूत डायनेस्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल में जो थे वो तो दिल्ली थे, दिल्ली सल्तनत थी, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो है मुगल्स, यानी कि मुगल डायनेस्टी है। क्लियर? तो मुगल्स, राजपूत रूलर्स एंड दिल्ली सल्तनत, ये तीन टॉपिक आप लोगों के आ जाते हैं किसमें? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। क्लियर? अब इनको पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, इनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, सबसे पहला दिल्ली सल्तनत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे एंशिएंट में वो यहीं से आएंगे, कहां से? दिल्ली सल्तनत के ऊपर से। क्लियर? देखिए आप लोग अगर मेरी बात को बस इतना समझें, अगर आप लोग इन इंडेक्स को याद कर लेना हिस्ट्री में, सिर्फ इंडेक्स को, तो आपके एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, डीप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंडेक्स अगर ठीक से याद कर लिया तो। समझ गए ना? एंशिएंट का भी अगर आपने जो इंडेक्स है उसको समझ लिया तो आपको अंदर का इतिहास अपने आप क्लियर होने लगेगा, और ये इंडेक्स भी अगर ठीक से समझ लिया तो इसके भी अंदर का इतिहास अपने आप समझ में आने लग जाएगा। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो टाइम जो होगा वो होगा 1206 से 1526, इट मीन्स 1526 तक। अब 5 डायनेस्टीज यहाँ रूल करेंगी। फर्स्ट जो डायनेस्टी होगी वो होगी स्लेब डायनेस्टी। स्लेब डायनेस्टी का मतलब होगा गुलाम वंश। क्लियर? तो सबसे पहली जो डायनेस्टी होगी वो स्लेब डायनेस्टी या गुलाम वंश, दैट इज ऑल्सो नोन एज ममलूक डायनेस्टी। ममलूक वंश, गुलाम वंश, या इंग्लिश में बोलेंगे स्लेब वंश, स्लेब डायनेस्टी। टाइम कब से कब तक का है? 1206 से 1290, 1206 से 1290। क्लियर? मैं रूलर्स के नाम नहीं लिखूंगा आप लोगों को मैं, लेकिन बोल के बता दूंगा कि कौन कौन से रूलर्स ने रूल किया है। तो सबसे पहले जो फाउंडर हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि काफी सारे रूलर्स होंगे, है ना, तो उनको लिखना पॉसिबल नहीं होगा भी, आप लोग सुनते जाइए नाम। सबसे पहले शासक हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने शासन किया है 1206 से 1210 तक। क्लियर? उनके बाद आए हैं आराम शाह, उनके पुत्र आराम शाह 1210 से 1211 तक, यानी कुछ समय तक ही उन्होंने क्या किया था? रूल किया था। उसके बाद आए हैं इल्तुतमिश, जिन्होंने रूल किया 1211 से 1236 तक। क्लियर? इल्तुतमिश के बाद उनका पुत्र आया है जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, जिसने भी कुछ समय तक ही रूल किया, इट मीन्स 1236 से 1236। फिर आई है फर्स्ट फीमेल इंपीरियर ऑफ द मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, शी वॉज रजिया सुल्तान। 1236 से 1244 ईयर तक उन्होंने रूल किया। फिर उनकी मृत्यु हो गई या उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो रूल किया है रजिया सुल्तान के बाद जो रूल किया है वो किया है उनके भाई ने, जिसका नाम था बहराम शाह, 1240 से लेकर 1242 तक। क्लियर? क्या नाम था? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद जो शासक हैं वो हैं अलीउद्दीन महसूद शाह, अलीउद्दीन महसूद शाह 1242 से 1246 तक। अलाउद्दीन महसूद
मसूद शाह, क्लियर। और फिर रूल किया है नसीरुद्दीन महमूद ने, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, 1246 से 1265, नसीरुद्दीन महमूद, क्लियर। फिर आ जाता है गयासुद्दीन बलबन का शासन। गयासुद्दीन बलबन जो काफी महान शासक माने जाते हैं, क्योंकि पहले इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आ जाते हैं गयासुद्दीन बलबन, जो एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, समझ गए। तो गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक रूल करते हैं। और फिर आ जाते हैं अगले शासक जिनका नाम है मोइनुद्दीन केकूबाद, मोइनुद्दीन केकूबाद, क्लियर, 1287 से 1290। और फिर आखिरी शासक इस डायनेस्टी का जिसका नाम होता है शमसुद्दीन कैमूर्स, 1290 तक वो रूल करता है, यानी कुछ महीनों तक। फिर उसकी मृत्यु होने के बाद सेकेंड डायनेस्टी शुरू हो जाती है जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश। इस वंश का शासन हुआ है 1290 से 1320 तक, क्लियर। यहां पर भी मैं आप लोगों को रूलर्स के नाम बोल के बता देता हूं। सबसे पहला जो शासक था, जो फाउंडर था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने शासन किया 1290 से 1296 तक। और फिर उसी का अगर हम बात करें, उसी का जो सन इन लॉ था या उसी का एक गुलाम था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो एक महान शासक कहलाता है इस वंश का, जिसका शासन चला है 1296 से 1316 तक, 1316 तक, क्लियर। और फिर रूल किया उसके पुत्र ने जिसका नाम था मुबारक खिलजी, जिसने रूल किया 1316 से 1320 तक। और फिर रूल किया इसी डायनेस्टी के एक ऑफिसर ने, इसी वंश के एक अधिकारी ने, जिसका नाम हुआ करता था नासिरुद्दीन महमूद, समझ गए, 1320 से 1320। फिर उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी हत्या कर दी गई एक युद्ध के बाद। फिर रूल किया है तीसरी डायनेस्टी, इस टॉपिक का दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश, जिसका नाम है तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने जो रूल किया है वो कब से कब तक रूल किया है, तो 1320 से 1414 तक। कई बुक्स में यहाँ पे 1414 की जगह 1412 भी आप लोगों को मिल जाएगा, यानी 1212 या 1214 है ना, तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे लंबे समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी, तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया, तुगलक वंश ने, क्लियर। अब हम देख लेते हैं इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे। तीन सबसे महान शासक, पहला गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक। फिर उसकी एक एक्सीडेंटली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कई इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि उसके पुत्र के द्वारा ही उसकी हत्या का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, क्लियर। और उसकी डेथ के बाद उसका पुत्र अगला शासक बनता मोहम्मद बिन तुगलक, जो रूल करता है 1325 से 1350, 1325 से 1351 तक, क्लियर। और फिर आ जाता है अगला उसका भाई, जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक, जो रूल करता है 1351 से 1381 तक। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद कई सारे रूलर्स आ जाते हैं इस डायनेस्टी में, समझ गए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए रूल करते रहते हैं। फिर आता है अंतिम शासक, जो नाम हमें ध्यान रखना है, जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह जो रूल करता है थोड़े लंबे समय तक 1394, 1394 से 1414, 1412 भी कई बुक्स में लिखा हुआ है। फिर तुगलक वंश के बाद एक बाहरी डायनेस्टी आती है, एक बाहरी आक्रमण होता है। हालांकि ये सब भी बाहरी थे, लेकिन कई दिनों से भारत में रह रहे हैं, ये सब तुर्की थे, समझ गए ना। ये जो तीन डायनेस्टीज थी, ये सब कौन सी थी, तुर्की डायनेस्टी, ये भी तुर्की। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहला टॉपिक अर्ली मीडिएवल पीरियड, जिसमें आक्रमण हुए मुस्लिम्स के, पहला टॉपिक था मुस्लिम इन्वेजन, जिसमें अरबियों और तुर्कियों के, लेकिन अरबी तो समाप्त हो गए, तुर्की बने रहे, समझ गए ना। महमूद गजनी, गजनबी, फिर गौरी, और गौरी के बाद ही ये बंद शुरू हो गया। तो ये सब कौन से, कहां से बिलोंग करते हैं, मान लो तुर्की से। अब आए हैं बाहर के, कहां के, मंगोलिया के। और मंगोलिया की जो डायनेस्टी थी वो थी सैयद डायनेस्टी। तो चौथा जो टॉपिक होगा ना आप लोगों का, वो होगा यहां पे लिख दे रहा हूं, फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम होगा सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया है 1414 से 1451 तक, क्लियर। अब इस वंश के जो रूलर्स हैं जिन्होंने रूल किया है, उसमें पहला नाम आता है खिज्र खान का। पहला नाम क्या है,
खिज्र खान, जो रूल करते हैं 1414 से 1421 तक। फिर एक महान शासक इस वंश के जिनका नाम है मुबारक शाह, 1421 से लेकर 1434 तक। क्लियर, 1421 से 1434 तक किसका शासन चलता है? मुबारक शाह का। फिर आते हैं थर्ड नंबर के रूलर मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 तक। समझ गए। और फिर आ जाते हैं अंतिम शासक जिनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। ध्यान रखिएगा, इस वंश के आखिरी शासक का नाम पूछा जाता है, किस वंश के? सैयद, क्योंकि कोई क्वेश्चन अंदर से नहीं आएगा। यहां से आपसे अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता फर्स्ट लास्ट ना पूछें, लेकिन इसमें आपको लास्ट पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा नाम क्या है? अलाउद्दीन आलम शाह, द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, 1445 से 1451 तक। फिर ये एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लेते हैं सबऑर्डिनेशन को, या एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी दूसरे रूलर्स की अथॉरिटी को बिना युद्ध लड़े, जो फिर शुरू हो जाती है पांचवी डायनेस्टी। और ये जो डायनेस्टी होगी ना, ये होगी अफगान डायनेस्टी। समझ गए। ये तीन है तुर्की डायनेस्टी, ये है मंगोलिया से बिलोंग करने वाले रूलर। समझ गए। मंगोलिया से कौन अटैक करता है? यहाँ पर जो अटैकर है उसका नाम था तैमूर लंग। समझ गए। कौन का आक्रमण होता है? तैमूर लंग का। और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ही ये डायनेस्टी क्या हो जाती है? स्टेब्लिश हो जाती है। समझ गए ना। मंगोलिया के अटैकर्स की अगर हम बात करें, आक्रमणों की बात करें, तो दो शासक हुए हैं। चंगेज खान का आक्रमण होने वाला होता है किसमें? स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर, स्लेव डायनेस्टी सॉरी खिलजी डायनेस्टी के टाइम पर किसका आक्रमण होने वाला होता है? किसका? सॉरी, खिलजी नहीं, स्लेव डायनेस्टी के समय ही किसका? चंगेज खान का, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। हाँ, ये बात सही है ना। अब इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पर आक्रमण होने वाला होता है किसका? चंगेज खान का, जब इल्तुतमिश रूल कर रहा होता है। और इसके समय जो मंगोलिया आक्रमण होता है इनके बाद, तुगलकों के बाद, वो होता है किसका? तैमूर लंग का। अब पांचवें नंबर पे अफगान इन्वेजन शुरू हो जाते हैं और अफगान डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है जिसका नाम है लोधी डायनेस्टी। या लोधी वंश। ये लोग रूल कर पाते हैं 1451 से 1526 तक। समझ गए। ये रूलिंग पीरियड रहता है किसका? लोधी वंश का। अब रूलर्स कौन कौन से रहे हैं इस बीच में? इस वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया अगर हम बात करें तो सबसे पहला है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो फाउंडर कहलाते हैं, जो रूल करते हैं कब से कब तक? तो उनका शासन होता है 1451 से 1489 तक, 1589 तक। फिर आते हैं उनके पुत्र जिनका नाम है सिकंदर लोधी, जिनका शासनकाल चलता है 1489 से 1489 से 1517 1517 तक। फिर आते हैं उनके पुत्र जिनका नाम होता है इब्राहिम लोधी, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। कौन कर देता है? बाबर। और फिर आ जाते हैं मुगल। और इनका जो रूलिंग चलती है वो चलती 1517 से 1517 से लेकर कब तक? 1517 से 1526 तक। और पानीपत के प्रथम युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली सल्तनत यहां से खत्म। अब आएगा आप लोगों का अगला टॉपिक, दैट इज नोन एज मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी। क्लियर। तो हल्का सा आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पहला टॉपिक था पोस्ट मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का। सबसे पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत, और उसके अंतर्गत हमें 5 डायनेस्टी जो मैंने आप लोगों को बताई। देखिए, एक बार मैं आप लोगों को सारा टॉपिक लिखा दूंगा, उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करेंगे। और कुछ ऐसे भी टॉपिक आएंगे जो मैं नहीं लिखाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे और उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। समझ गए ना। जैसे साउथ इंडिया के कुछ टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, जैसे संगम पीरियड और साउथ इंडिया की 5 डायनेस्टी। हो सकता है मैंने आप लोगों को उनको टॉपिक्स में नहीं लिखाए होंगे, बट यहाँ पे फिर मैंने उन्हें कराया है। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे टॉपिक होंगे जो मैं नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, बट उनको मैं कराऊंगा। क्लियर। अब देखिए, पहला टॉपिक हो गया दिल्ली सल्तनत। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा राजपूत रूलर्स। समझ गए। अब राजपूत रूलर्स में राजपूत डायनेस्टीज हैं, उनमें कुछ डायनेस्टी डिस्कस करेंगे हम जहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे तोमर वंश एक चला करता था, तोमर वंश। समझिए, दिल्ली का जो स्थापना जिसने की है ना, वो तोमर वंश का ही एक शासक है जिसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल नामक व्यक्ति ने तो दिल्ली की स्टेब्लिशमेंट किया है, जो आज के समय जो दिल्ली है उधर का एरिया। एंशिएंट पीरियड में जो कुरु महाजनपद थी, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, उसे भी वो आज के समय का दिल्ली क्षेत्र कहलाता है।
फिर मीडिएवल पीरियड में दिल्ली स्टेब्लिश हुआ, फिर अंग्रेजों ने एक बार दिल्ली स्टेब्लिश किया जब उन्होंने कैपिटल ट्रांसफर करी, कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली 1912 में। तो फिर से दिल्ली बार बार बनता रहा, समझ गए ना, इंडिया की कैपिटल के रूप में। अगर हम बात करें 1912 में स्टेब्लिश हुआ था इंडिया की कैपिटल के रूप में, ट्रांसफर हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत के समय तो दिल्ली कैपिटल था, मुगलों के समय हालांकि कैपिटल दिल्ली और आगरा ट्रांसफर होती रही थी, समझ गए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं राजपूत रूलर्स की, जिसमें मैंने बोलना है, कुछ लिखना नहीं है, ऐसे ही समझ लो। जिसमें है तोमर वंश, सिसोदिया वंश, इसके अलावा और भी कई डायनेस्टी हैं, जैसे चहमान डायनेस्टी, समझ गए ना, पृथ्वीराज चौहान वाली चहमान डायनेस्टी, गढ़वाल डायनेस्टी, जयचंद वाली गढ़वाल डायनेस्टी, इस तरह से सिसोदिया डायनेस्टी, महाराणा प्रताप वाली जो डायनेस्टी वो सिसोदिया डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, ये सब ब्रांचेस हैं, ये सब शाखाएं हैं किसकी, राजपूत डायनेस्टी की। इसमें 18 शाखाएं आती हैं, राजपूतों के अंतर्गत कितनी शाखाएं आती है, 18। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी था, सॉरी यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी, क्लियर, ये हो गई बात। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजपूत। अब तीसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। तीसरा जो टॉपिक होगा ना वो होगा मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर। अब देखिए, मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो 1526 से ये लोग रूल करते हैं 1857 तक। 1857 तक कहा जाता है भारत में मुगलों का शासन रहा, हालांकि उतना मजबूती से नहीं चला है 1857 तक। अब इस टॉपिक को हम दो सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टीज को दो टॉपिक में, या जो मुगल रूलर्स हैं उन्हें। अब ये जो दो होंगे कौन कौन से होंगे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिखता हूँ। पहले होंगे ग्रेट मुगल, ग्रेट मुगल, और दूसरे होंगे पोस्ट मुगल। महान मुगल और दूसरे कहलाते हैं परवर्ती मुगल, समझ गए, पोस्ट मुगल एंड ग्रेट मुगल, महान मुगल और परवर्ती मुगल यानी पोस्ट मुगल। अब टाइम भी ध्यान रखिएगा, ग्रेट मुगल का जो टाइम है वो है 1526 से 1707 तक, जहां तक ये पूरा टाइम आप लोगों ने लिखा है ना 1707 तक। तो क्या है कि 1526 से लेकर 1707 तक का टाइम कहलाता है ग्रेट मुगल्स का। और फिर आ जाते हैं पोस्ट मुगल 1707 से 1857, 1857 तक का दौर कहलाता है किसका, पोस्ट मुगल्स का। कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब जो रूलर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ग्रेट मुगल्स में कौन कौन से रूलर्स हैं, अगेन मैं आप लोगों को लिखाऊंगा नहीं, आपको नाम ऐसे ही मैं बोल के बताऊंगा। पहले जो ग्रेट मुगल में आते हैं वो आते हैं बाबर। कौन सा शासक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो रूल करते हैं 1526 से 1530, 1530 तक, क्लियर। देन फिर उनके पुत्र शासन करते हैं दो फेजेस में, जिनका नाम होता है हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। दो फेज में रूल इस तरह से करते हैं, पहला होता है 1530 से 1539 तक, समझ गए, पहला फेज। फिर दूसरा जो फेज शुरू होता है वो होता है 1555 से 1556 तक, समझ गए। क्योंकि बीच में एक टॉपिक फिर से आ जाएगा, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लिखाऊंगा नहीं पर वो टॉपिक आ जाएगा। इस बीच में रूल होता है सूरी डायनेस्टी का, सूर वंश का, वो भी एक अफगान वंश के होता है। सूर वंश कौन सा वंश होता है, अफगान वंश, जिसमें सिकंदर सूर नामक एक महान शासक रूल किया करते हैं। आप लोगों ने जो एबी रोड सुना होगा, समझ गए, ऐसे ही एक रोड था ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड, जो उन्होंने स्टेब्लिश किया था पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक, जो भारत का सबसे लंबा रोड कहलाता है, जीटी रोड, जो उन्हीं के द्वारा स्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पर, क्लियर। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर कि सूर डायनेस्टी का रूल आया इस बीच में 15-16 सालों तक। जी, उसी में एक महान योद्धा भी रहे जिसका नाम था हेमू या हेमचंद्र या विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्हें एक टाइटल भी दिया गया। आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य उपाधि ली थी, एंशिएंट में पढ़ा है आप लोगों ने। तो हुमायूं का रूल हुआ, हुमायूं के बाद फिर उनका पुत्र ने रूल किया, उनके पुत्र ने, जिसका नाम क्या है, अकबर। अकबर जो एक महान शासक कहलाता है। 1556 से अकबर का रूलिंग चला है
1605 1605 तक, जब उसकी मृत्यु हो गई उसके उस तक। मृत्यु होने के बाद फिर उसके पुत्र का शासन शुरू हुआ जिसका नाम था जहांगीर। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिर आए हैं जहांगीर। जहांगीर का जो शासन है, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, शहजादा सलीम, सलीम का जो शासन है वो कब से कब तक चला, तो 1605 से 1627 1627 तक रूल किया किसने, जहांगीर ने। और ध्यान रखना 1627 में 1627 में किसकी मृत्यु हो गई है, जहांगीर की। और उसी के आसपास 1627 के आसपास ही जन्म हुआ था किसका, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1627 1627 के आसपास, समझ गए। अब जहांगीर की तो मृत्यु हो गई है और शिवाजी का जन्म हुआ है। अब छत्रपति शिवाजी के जन्म के बाद धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तब उनके कंटेम्प्रेरी, उनके समकालीन जो मुगल रूलर होगा वो कौन होगा, ये बात ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने अकबर की बात करी, तो अकबर के कंटेम्प्रेरी एक राजपूत शासक हुए हैं सिसोदिया डायनेस्टी के, महाराणा प्रताप। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि अकबर के समकालीन कौन से राजपूत शासक थे, आंसर क्या होगा, महाराणा प्रताप। उसी तरह जहांगीर की मृत्यु के समय पर किसका जन्म हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का। अब जहांगीर के बाद अगले रूलर जो आए हैं वो शाहजहां, तब तक तो वो बड़े होते रहेंगे, समझिए। शाहजहां का रूल खत्म हो जाएगा तब तक तो वो बड़े होंगे और धीरे धीरे स्टेब्लिश करेंगे अपने एम्पायर को। अब देखिए यहां से हम बात करें अगर किसकी, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां का रूलिंग कब से कब तक, तो 1627 1627 से लेकर 1656 तक 1656 तक रूल किया किसने, शाहजहां। जिसमें उसने कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है या काफ़ी महत्वपूर्ण कहलाते हैं। जैसे रेड फोर्ट हो गया या लाल किला या फिर ताजमहल, समझिए ना। इस तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, काफ़ी बड़े बड़े इमारतें उन्होंने इस्टेब्लिश किए। और उन्हीं के कारण मुगलों का पतन भी माना जाता है कि इन सारी चीज़ों के कारण मुगलों का पतन होने का एक कारण ये भी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धन जो है उसमें लग गया था। और फिर जो है औरंगजेब ने इसीलिए टैक्स लगाए और जो है वापस से रिकवर करने की कोशिश की और फिर कठोर नीतियां अपनाई होंगी। खैर, इनके बाद सबसे कट्टर शासक जो है इस डायनेस्टी में आए जिनका नाम क्या है, औरंगजेब। औरंगजेब का जो रूल चला है वो चला है जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है 1556 से 1707 तक, 1707 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। इट मीन्स औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। क्लियर होगी बात इतनी। ये जो 7 शासकों के नाम बताए हैं ये लोग कहलाते हैं ग्रेट मुगल यानी महान मुगल। क्लियर। और फिर शुरू हो जाते हैं कौन से मुगल्स, पोस्ट मुगल्स। अब पोस्ट मुगल्स में जो रूलर्स आते हैं उनकी बात की जाए तो सबसे पहला आते हैं मोहम्मद शाह, समझ गए। सबसे पहला जो रूलर है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। फिर जो नाम आता है वो आता है फर्रुख सियार, फर्रुख सियार 1712 से 1713, समझ गए। मोहम्मद शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह के बाद एक शासक आते हैं जहांदार शाह 1712 से 1712 तक या 13 तक। और फिर आ जाते हैं फर्रुख सियार 1713 से 1719 तक। फर्रुख सियार के बाद एक शासक आ जाते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 1736 तक। 1719 से अगर हम बात करें मोहम्मद शाह की तो उनका जो रूल है वो 1719 से 1748 तक चलता है, 1719 से 1748 तक। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह पोस्ट मुगल में 1719 से 1748 तक रूल करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर से कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। अब क्या क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊंगा। जैसे कि एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, अच्छा एक क्वेश्चन जो है इनके समय पर एक विदेशी आक्रमण हुआ है, एक ईरानी आक्रमण हुआ है नादिर शाह का, अफगानी या ईरानी आक्रमण, अफगानी आक्रमण किसका, नादिर शाह का आक्रमण। क्लियर। तो नादिर शाह का आक्रमण होगा 1739 में, एक अटैक करता है वो 1739 में और उस समय भारत पे रूल करता है कौन, मोहम्मद शाह। ये बात क्लियर होगी। मोहम्मद शाह के बाद मुगल डायनेस्टी में आते हैं आलमगीर सेकेंड, आलमगीर द्वितीय। क्लियर। आलमगीर सेकेंड के बाद आते हैं शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय, समझ गए। शाह आलम सेकेंड के बाद इस डायनेस्टी में आते हैं अकबर सेकेंड या अकबर द्वितीय, जो कि एक लंबे समय तक क्या करते हैं, रूल करते हैं। अकबर सेकेंड के बाद आ जाते हैं आखिरी शासक जिसका नाम होता है बहादुर शाह जफर, समझ गए, या बहादुर शाह द्वितीय, जो रूल करते हैं कब तक, 1856 यानी कि 1856
1857 इट मीन्स 1857 तक। क्लियर? तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसको नोट कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। अब बहादुर शाह जफर जो थे वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की उस महान क्रांति में। दैट्स वाई उस कारण से अंग्रेज उन्हें पनिश करते हैं और उन्हें भेज देते हैं काला पानी की सजा पे। कहां पर? म्यांमार में। म्यांमार में जो रंगून वहां की कैपिटल हुआ करती थी, आज के समय नायपीताप बोला जाता है, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनकी समाधि भी बनाई हुई है। तो इस तरह से हमने बात कर ली है एक तीसरे टॉपिक की जिसका नाम था मुगल एम्पायर, और इसमें हमें इस तरह से इतने टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा। क्लियर? ये तो बात हो गई नॉर्थ इंडिया की। अब नॉर्थ इंडिया के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर क्या शुरू होता है नॉर्थ इंडिया के बाद? डेक्कन वाला टॉपिक। देखिएगा, पोस्ट मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में पहला टॉपिक जो मैंने बोला वो बोला नॉर्थ इंडिया, इट मीन्स उत्तर भारत, जिसमें मैंने इन सारी चीजों के ऊपर गौर किया। समझिए ना, राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल। दूसरा जो है वो है सेकंड जो है वो है क्या? डेक्कन। डेक्कन वाले रीजन में आप लोगों को दो चीजें हैं, दो डायनेस्टीज हैं जिनको डिस्कस करना होगा, और वो जो डायनेस्टीज होंगी वो होंगी कौन कौन सी? एक तो होंगे विजयनगर एम्पायर, क्लियर, और दूसरी होगी बहमनी एम्पायर, विजयनगर और बहमनी। समझ गए ना? ये है। फिर तीसरी जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाती है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में उस टाइम पर कौन कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी? तो यहाँ पर है कुछ काकतीय डायनेस्टी चला करती थी, सॉरी यादव डायनेस्टी चला करती थी। समझ गए ना? तो उन सारी छोटी मोटी डायनेस्टीज को हमें डिस्कस करना होगा यहाँ पर। क्लियर? उनके नाम में भी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, पर है कुछ, जैसे यादव डायनेस्टी है, इस तरह से कुछ डायनेस्टी रूल किया करती थी साउथ इंडिया में। ओवरऑल हम कवर कर लेंगे उसे, जैसे हमने एंशिएंट में कवर किया है 5 बड़े बड़े डायनेस्टी, तो यहाँ की भी जितनी भी साउथ इंडिया जैसे केरल में त्रावणकोर वगैरह वगैरह है, उन सबको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। क्लियर? तो ये ही दो टॉपिक हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमें सॉरी मीडिएवल हिस्ट्री में हमें कवर करना है, अर्ली मीडिएवल पीरियड और पोस्ट मीडिएवल पीरियड। क्लियर? तो इसमें जो जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने सीक्वेंस में आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग उनको लिख लेना विद टाइम पीरियड, टाइम के अकॉर्डिंग। समझ गए ना? अब हम एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो है अर्ली मीडिएवल पीरियड, जिसमें हमने मुस्लिम इन्वेजन्स पे बात करनी है। समझ गए? तो हल्का सा डिस्कशन करेंगे मुस्लिम रिलीजन के ऊपर और फिर स्टार्ट करेंगे मुस्लिम इन्वेजन में अरब इन्वेजन। क्लियर? ठीक है।